बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। और मैं हूं शहर बानो आफान। आप सबको सुनो पाकिस्तान की टीम की जानिब से जुमा मुबारक हो। आज इस बाबरकत दिन के सदके से और वसीले से हम दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात कम हो और खुशियाँ जो हैं वो भर जाए। तो हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की इस खूबसूरत बात से करते हैं कि अज़ियत पर सब्र और बुर्दबारी से काम लेना दुनिया और आखिरत में सबसे अफजल इखलाक है। इससे इंसान वो दर्जा पा लेता है जो सयाम क़याम से भी नहीं पा सकता। वाह वाह जी, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात। और खूबसूरत। इसके साथ ही इमाम इब्न तैमिया से मुतल्लिक कुछ तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह 661 हिजरी में मौजूदा तुर्की के इलाके हरान में पैदा हुए। इनके बचपन में इनका घराना तातारियों के हमलों की वजह से हिजरत करके शाम आ गया। आपके शागिर्दों में इमाम इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह और मशहूर मुफस्सिर कुरान हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम उलमा भी शामिल हैं। आपने अकायद, फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ और सियासत समेत तकरीबन हर मौजू पर कलम उठाया और अहले इल्म में मुनफरिद मकाम पाया। इल्म व हिकमत, ताबीर व तफसीर और इल्म असूल में इन्हें ख़ास महारत हासिल थी। एक मरतबा आपको काजी का ओहदा भी पेश किया गया, मगर आपने हुकूमती शराइत से ना होने की वजह से इसे कबूल नहीं किया। तो इमाम इब्न तैमिया से मुतल्लिक ये अच्छी बात और फिर उनकी ज़िंदगी से मुतल्लिक एक छोटी सी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की। और शेर बानो, मैं चाहूँगा कि आप उनके पैगाम को हमारे नाज़रीन तक ज़रा डिटेल में पहुँचाएं कि आज कितनी ज़रूरत है। हाँ, बहुत ज़रूरत है। हमने देखा है कि सफरा तफरी के दौर में लोगों में सब्र बिल्कुल ख़त्म हो गया अजीम, और राह चलते हुए लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, जो बाज़ औक़ात उनके लिए मुश्किलात का सबब बन जाता है। इंसान की कामयाबी का राज उसी में है कि वो इंतहाई जज्बाती मौके पर भी सब्र व तहम्मुल से काम ले। इनफरादी ज़िंदगी में तहम्मुल और सब्र व ज़ब्त की ज़रूरत तो है, लेकिन इसकी अहमियत उतनी ही ज़रूरी है कि जब आप पर ऐसी कोई सिचुएशन आए जिसमें आपका सब्र करना नामुमकिन हो, आप वहाँ पर सब्र कर लें और आप यकीन करें मुश्किल आसान हो जाती है। मुश्किल आसान हो जाती है और सब्र यकीनन कामयाबी की कुंजी है। अगर आप सब्र से, पेशेंस से काम लें तो बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। और अगर आप एक बैलेंस्ड, खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपका जो रवैया है उसे इंतहाई काम और हम्बल करना सीखें और बिल्कुल जज्बाती ना हो, अपने जज्बात पर काबू पाएं और सब्र व तहम्मुल से काम लें ताकि जो ज़िंदगी है आपकी भी और आपके इर्द गिर्द वालों की भी आसान हो। तो ये थी जी आज की अच्छी बात। और अब शेर बानो टॉप स्टोरीज की जानिब बढ़ें। आज की जो न्यूज़ राउंड अप है वो आपको दिखाते हैं। मुल्क की सियासत की अंगड़ाई, नवाज शरीफ की 4 साला खुद साख्ता जिला वतनी खत्म, वतन वापसी का काउंटडाउन शुरू। लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। 21 अक्टूबर को दुबई से खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद में टेक्निकल लैंडिंग की तैयारियां। लीगी रहनुमाओं ने लीगी कायद को पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। सर्दी में इलेक्शन नामुमकिन, मौलाना फजलुर रहमान आम इंतखाबात के इल्तवा के लिए कोशां, नून लीग की हिमायत हासिल करने की कोशिश। मौलाना और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के इल्तवा पर एहतजाज की धमकी दे चुकी। टॉप स्टोरीज आपने जानी। अब बात करेंगे हमास और इसराइल की क्या सूरत हाल है, लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, तो बताएंगे फ़लस्तीन में हर गुजरते दिन के साथ इसराइल के जंगी जराइम और दरिंदगी बढ़ती जा रही है। फ़लस्तीन के महसूर इलाके गज़ा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। निहत्ते और मासूम शहरियों पर ममनुआ क्लस्टर बम बरसाए जा रहे हैं। गज़ा को खंडर बना दिया गया है। 22,000 से ज़ायद इमारतें, 10 अस्पताल और 48 तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। गज़ा के 20 लाख से ज़ायद महसरीन की ज़िंदगी क़यामत बन गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 3,38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिससे शुहदा की मजमूई तादाद 1500 तक पहुँच गई है। गज़ा पट्टी में इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1417 तक पहुँच गई है। दूसरी जानिब हमास के जांबाजों के हमले में भी शिद्दत आ गई है। अब तक 180 फ़ौजियों समेत 1300 इसराइली हलाक हो चुके हैं। हलाक होने वालों में 22 अमरीकी शहरी भी शामिल हैं। अमरीकी पुष्टपनाही पर इसराइल ने शाम पर भी मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। दमिश्क और हलब के हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है। बरतानिया के बाद अमरीकी सेक्रेटरी खारिजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि वो भी तेल अवीव में पहुंच चुके हैं। यकजहती का इजहार किया जा रहा है उनकी जानिब से, और इसराइल की मदद के लिए दूसरा बहरी बेड़ा भी भेजने की धमकी दी जा रही है। दूसरी जानिब आलमी इदारे और मुस्लिम उम्मा इसराइल के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी और मुजम्मतों तक ही महदूद हैं। इस वक्त फ़लस्तीनियों को मदद की अशद ज़रूरत है और वो मुस्लिम दुनिया की हिमायत के मुंतज़िर हैं।
मगर मुस्लिम उम्मा की जानिब से अभी सिर्फ प्लानिंग ही की जा रही है। अरब लीग के इजलास में भी कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आई। OIC का इजलास भी आइंदा मंगल बुलाया गया है। इसके साथ अगर मुल्क की सूरत हाल की बात करें तो वहाँ पर क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, वो आपको बताते हैं कि सियासी दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्की सियासत का एक नया फेज अब शुरू होने वाला है। नवाज शरीफ की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उनके पाकिस्तान वापसी में सिर्फ 9 दिन बाकी हैं। लीगी कायद नवाज शरीफ 4 साल की खुद साख्ता जिला वतनी खत्म करके लंदन से सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। यहाँ वो जहाँ दिन क़याम करेंगे, अहम मुलाकातें होंगी और फिर दुबई से खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और इतलात ये है कि इस्लामाबाद में उनकी टेक्निकल लैंडिंग होगी। ये टेक्निकल लैंडिंग क्या है, इस पर हम बात भी करेंगे, क्योंकि इससे मुतल्लिक मुख्तलिफ अफवाहें और चामगोइयाँ इस वक्त जारी हैं। अदालती एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये भी कयास आराइयाँ हो रही हैं कि अगर अदालतों से नवाज शरीफ को रिलीफ ना मिला तो वो वापस नहीं आएंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI को बाहर भिजवाने से मुतल्लिक भी कोशिशें जारी हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले इसराइल और हमास के दरमियान जंग की बात करेंगे तो अमेरिका इसराइल के साथ डट कर खड़ा है और इसे फौजी इमदाद फराहम कर रहा है। दूसरा बेड़ा भी तल अवीव रवाना करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अमेरिका शह पर अगर बात की जाए तो इसराइल ने शाम पर मिसाइल हमले भी शुरू कर दिए हैं। इसराइल को तो भरपूर हिमायत और इमदाद मिल रही है, मगर फ़लस्तीनियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुस्लिम उम्मा कहाँ पर है? मुस्लिम उम्मा के बारे में किसी ज़माने में एक बहुत बड़े दानिशवर स्कॉलर सियासतदान ने कहा था कि अरब लीग क्या है? अरब लीग 0+0+0+0 =0 है। और इस्लामी दुनिया की भी यही सूरत हाल है। इस्लामी दुनिया में क्या क्या रखा है? वो अपने बिरादर इस्लामी मुल्कों के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जब हमने इतनी शदीद मुश्किलात का शिकार थे, कश्मीरियों पर एक अजाब नाजिल हो गया था, तो उस वक्त जो है हमारे अरब ममालिक चले आए थे कि जी हम श्रीनगर में और कश्मीर के दीगर इलाकों में सरमायाकारी करेंगे। कर लें सरमायाकारी। और उधर जो है वहाँ पर गजा में एक क़यामत टूट पड़ी है। गरब उर्दन में भी हमेशा रोज़ ही एक क़यामत होती है। जहाँ जहाँ फ़लस्तीनी अथॉरिटी कायम की गई है वहाँ कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको माना ही नहीं गया है। अमेरिका ने कैंप डेविड मुज़ाकरात किए थे और उन मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फ़लस्तीनियों के साथ एक फ्रॉड था, एक धोखा था, एक फरेब था। और फरेब ये था कि PLO और दीगर जो तंजीमें हैं वो अपनी जिद्दोजहद, मुसल्लह जिद्दोजहद तर्क कर दें और अमन की राहें तलाश करें। तो अमन की राहें तो उनके लिए बंद कर दी गई हैं और मुसल्लह जिद्दोजहद का रास्ता उन्होंने छोड़ा हुआ था। ना PLO ना उसके अलावा जितनी भी लिबरेशन फ्रंट थे, उनने किसी भी तंजीम ने हथियार नहीं उठाए हुए थे। अब ये मजबूर कर रहे हैं कि वापस वही सूरत हाल हो। ये अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए, सारी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वो ये समझ रहे हैं कि वो फ़लस्तीन को तहस नहस करके फ़लस्तीन को बनाने के बाद वो मुतमईन हो जाएंगे और शायद उनका पालतू ये जो बगल बच्चा है इसराइल, इसको भी अमन नसीब होगा। वो कभी भी अमन नसीब नहीं हो सकेगा। कश्मीर अपना हमारे फ़लस्तीन के लोग जो हैं उनके बारे में ये तासुर है कि ये जाहिल या उर्जट हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर अपना हमारे फ़लस्तीन के लोगों ने साबित किया है कि वो सख्त तरीन हालात में, तबाहकुन हालात में जिंदा रहने का हुनर जानते हैं। और उनके साथ क्या नहीं हुआ है माजी में। गरब उर्दन में जो कत्लेआम हुआ था उसको सितंबर का ब्लैक सितंबर कहा जाता है। ब्लैक सितंबर के वाक़यात थे जो 69, 70, 71 में ये लगातार होते रहे थे। फिर उसके बाद जो है वो 80s में 81 में अमेरिका ने लबनान के सदर बशीर जुमैर को कत्ल करवाया, खुद कत्ल करवाया और शेरून से कत्ल करवाया था। जो इस्राएली जनरल शेरून था उसने उसको कत्ल करवाया था और फिर उसकी कत्ल की जिम्मेदारी जो है फ़लस्तीनियों पर लगाकर और फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक बहुत क़यामत। जी बिल्कुल नज़ीर लगारी साहब, ये जानना चाहेंगे सर हम कि 2 मेरे सवालात हैं सर, और वो ये हैं कि एक तो अमरीकी बहरी बेड़ा जो दूसरा है उसको भी अब तेल अवीव के पास पहुंचाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो सर ये बताइएगा इसकी सिंबॉलिक वैल्यू क्या होगी, और दूसरा ये कि जो इंसानी बहरान अब जन्म लेगा इस जंग के बायस, उसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, बिलखसूस मिडल ईस्ट में क्या सूरत हाल होगी?
मुझे नहीं लगता है कि मिडल ईस्ट में कुछ सूरत हाल की तब्दीली आएगी यार। अब दुनिया जो है वो खम ठोंक कर अमेरिका के खिलाफ आ जाएगी, या कोई तुर्की आ जाएगा, या कोई बहादुर और आएगा किसी और तरफ से। और असल सारा मसला ये है कि शाम का और ईरान की तरफ उनका टारगेट है। असल वो ईरान को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। और ईरान ने हाल ही में जो है वो चीन के साथ भी 20,000 ड्रोन देने का सौदा किया है। ये अमेरिका के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी ज़ाहिर खतरे की बात हो सकती है, लेकिन ईरान का दिफा मैं खुद देख कर आया हूँ, बहुत महफूज है और उसको कोई खतरा नहीं है। वो अपना दिफा की सलाहियत रखता है। लेकिन फ़लस्तीन को तो वो खंडर बनाने के दरपे हैं। वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन खंडर बन जाए। और वो शाम पर भी पहले भी उन्होंने गोलान की पहाड़ियों पर अटैक किया था और वहाँ बमबारी की थी। और जो भी दहशतगर्द तंजीमें बनाकर ये दाइश किस्म की और इस तरह की वो अल नासरिया किस्म की या जिस तरह की दहशतगर्द तंजीमें बनाकर जिस तरह से बशर अल असद का इक़्तिदार ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, वो तो नहीं हो सका उनसे। क्या अब एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? और यही सवाल है नजीर साहब, यही सवाल था। यही खदशात यही हैं, इसलिए कि क्या रूस ये समझेगा कि जिस तरह से तनहा करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से यूक्रेन के मसले पर यूरोप एक साथ बैठ गया। और यूक्रेन का क्या इशू था? यूक्रेन चाहता था कि वो नेटो की मेंबरशिप हासिल करे। तो नेटो की मेंबरशिप किस लिए? इसलिए कि वार्सा पैक्ट के तहत कम्युनिस्ट ममालिक ने अपना एक ब्लॉक बनाया था, वो खत्म हो गया। रूस के सोवियत यूनियन के टूटने के बाद वो खत्म हो गया है। अब नेटो की क्या जरूरत है? एक गुंडा, एक बदमाश किस्म का जो एक दिफाई इत्तेहाद के तौर पर बैठा हुआ है और वहां पर उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ है ब्रसेल्स में, और वहां से वो गुंडागर्दी की कार्रवाइयां करता है, कभी अफगानिस्तान में, कभी इराक में, कभी दुनिया के और ममालिक में। ये सर, इसमें एक सवाल मेरी तरफ से ले लें। अगर ये मामला इसी तरह से रहा जैसे जंग शुरू है फलस्तीन और इसराइल के दरमियान, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान की भी कोई जिम्मेदारी है? अगर पाकिस्तान इस सब में साथ देता है तो क्या पाकिस्तान पे कोई इफेक्ट आएगा? दूसरा, मुल्की सियासत की अगर बात करें तो नवाज शरीफ की वापसी जो है उसके चर्चे जारी हैं और 21 अक्टूबर को खुसूसी तैयारी के जरिए वो दुबई से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इतलात ये आ रही हैं कि नवाज शरीफ इस्लामाबाद में कोई टेक्निकल लैंडिंग करने जा रहे हैं। आपको इस टेक्निकल लैंडिंग के बारे में कोई पता है? और अगर पता है तो ये बताइए कि इसका मकसद क्या है? मैं ये अर्ज करता हूँ, पहली बात यह है कि पाकिस्तान कश्मीर अपना फ़लस्तीन की जंग में उसका किरदार बनता है। इसके बारे में पाकिस्तान के स्टाफमेंट ने, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने, इसके बारे में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने जो भी फैसला करना होगा वो अपने तौर पर करेंगे और उनको करना चाहिए या करना होगा। लेकिन मुझे सरेदस्त नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान किसी जंग में ऐसे ही कूद पड़ेगा खामखा, जबकि कोई आलमी जंग के असरात ना हो या आलमी जंग न छिड़ रही हो। मुझे इसके खदशात नजर आ रहे हैं और मुझे शदीद खदशात नजर आ रहे हैं। अगर एक तरफ रूस, चीन और दीगर ममालिक एक तरफ इत्तेहाद कर लेते हैं और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका एक साथ खड़े रहते हैं और नेटो की तोसीह पसंदी का ये कार्रवाई जारी रहती है, तो बहुत मुश्किलात पेश आएंगी और दुनिया एक बड़े जंग का थिएटर बन जाएगी। एक बात ये नजर आ, और दूसरी बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब से उन्होंने वो फैसला सुना है, अगर उसके बाद भी वो आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और उनकी ताहयात नाअहली के खात्मे के इम्कानात को मादूम कर दिया गया है, तो वो अपने रिस्क पर आएंगे अगर वो आना चाहते हैं। सर, ये फैसले में नवाज शरीफ तो हमें जो इतलात है उसमें ये है कि वो इतने खुश नजर नहीं आ रहे, लेकिन शहबाज शरीफ फैसले पर बड़े खुश हैं। क्या वजह? नहीं, शहबाज शरीफ को खुश होना चाहिए, इसलिए कि शहबाज शरीफ से खुद कहलवाया गया और बीबी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा मुसलसल ये कह रही हैं कि उनके वालिद जो है चौथी बार मुल्क के वजीर आज़म बनेंगे। अब तो उनके दोबारा इलेक्शन लड़ने, सियासत में आने, सियासत में हिस्सा लेने, सियासी पार्टी के सरबराह बनने पर जो पाबंदी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ अपील का राइट भी खत्म हो गया है। और इन्होंने कहा है कि हमने कानून साजी की है, वो साजी कर ली होगी, लेकिन जो भी कानून साजी उन्होंने खुद फैसले में लिख दिया है कि मुआस्सर पर माजी नहीं होगी। वो कोई भी इस तरह का अगर होता है तो माजी पर नहीं होगा। माजी में ये फैसला हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीका हयात नाअहल हैं और उनके रिव्यू की, नजरसानी की अपीलें भी रख चुकी हैं। तो उसके बाद उनके
वापसी जो है सियासत के लिए नहीं होगी, किसी मकसद के लिए आ रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है। मुझे इस नजीर साहब, अब चेयरमैन पीटीआई से मुतल्लिक भी सर ये अफवाहें हैं कि उनकी कोई डील होने जा रही है, तो आपको इस हवाले से कोई खबर मिली? क्या ये डील मुमकिन है? अगर होती है और चेयरमैन पीटीआई इस डील के तहत बैरून मुल्क जाते हैं तो क्या चेयरमैन पीटीआई माइनस इंतखाबात होते नजर आते हैं? नहीं, मुझे ये नहीं लगता है कि वो माइनस होने के लिए बैरून मुल्क जाने पर आमादगी जाहिर करेंगे। एक तो यानी इस वक्त ये लग रहा है, हो सकता है कि कल ऐसे हालात पैदा हो जाएं और वो चले जाएं और सियासत से माइनस हो जाएं। ऐसा होता कुछ नहीं है, पहले भी इस तरह से किया गया था। मियां नवाज शरीफ को माइनस किया गया, बेनज़ीर भुट्टो को माइनस किया गया, उन्हें 10-10 साल तक मुल्क के अंदर नहीं आने दिया गया, तो उससे उनका सियासी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो को फिजिकली एलिमिनेट कर दिया गया, तो जाहिर है अगर ये 2 रास्ते होंगे। मैं नहीं चाहता हूँ, अल्लाह उन्हें इमरान खान को ज़िंदगी दे और वो चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी जिए, लेकिन अगर उनकी ज़िंदगी को खतरा लाक हुआ, जेल के अंदर भी, जेल के बाहर भी, कहीं भी, तो उस ऑप्शन पर भी सोचेंगे, शायद सोचेंगे। और लेकिन वो एक बात मैं भुट्टो साहब की आपको याद दिलाना चाहता हूँ। 1970 में उन्होंने कहा था, अभी इक़्तिदार में नहीं आए थे, और उन्होंने ग्रेट ट्रेजिडी नाम से एक किताब लिखी थी, उसमें भी कहा था और वैसे भी कहा था उन्होंने कि मैं अवाम के हाथों मरने की बजाय फौज के हाथों मरना पसंद करूंगा। ये उनकी अपनी बात थी, तो ये बात वो करके गए थे। इमरान खान अपने बारे में क्या फैसला करते हैं उनको अख्तियार है, लेकिन इमरान खान कोई बहुत बड़े क्रिज्मेटिक हीरो जो बनाया गया है वो नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, इस्टेब्लिशमेंट ने घड़ा और घड़ कर जो है मुसलत किया। इलेक्शन हार गए थे, इनको इलेक्शन जितवाया गया था, ये सारा कुछ किया गया। और पिछले जो 16 महीने में उन्होंने जो बयाने बनाया। शुक्रिया आपका नज़ीर लगारी साहब, आपने खसूसी वक्त निकाला और सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। इस वक्त बैनुल अक़वामी और मुल्की सियासी जो सूरत हाल है उसे मुतल्लिक अपना तफसीली तज्ज़िया पेश किया। अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अब हम बात करेंगे कव्वाली को मुनफरिद अंदाज देकर दुनिया भर में शोहरत पाने वाले गायक उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की, जिनकी आज 75वीं सालगिरह है। तो सबसे पहले मैं तो शहरबानों से ये जानना चाहूँगा, शहरबानों के हमारी जो नौजवान नस्ल है, वैसे कम ही लोग हैं जो कव्वाली सुनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को तो हर कोई जानता है। हर कोई जानता है और मेरे ख्याल से हर कोई उनको सुनता है और हर किसी के फेवरेट है। आप कितना सुनती हैं? मैं उनको बहुत सुनती हूँ, जब भी फ्री होती हूँ या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ तो मैं उनकी कव्वालियाँ ज़रूर सुनती हूँ। और आज भी एक एक लफ्ज़ जिस तरह से अदा करते हैं वो दिल पर लगता है। और शहनशाह कव्वाली का उनको लक़ब दिया गया, अवार्ड दिया गया, और उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब इंतहा से ज़्यादा उनको अवार्ड्स मिल चुके हैं अगर उनकी ज़िंदगी की बात करें। और पूरी दुनिया में उन्होंने परफॉर्म किया और पूरी दुनिया में बहुत पसंद किए जाते थे। इवन हमसाया मुल्क भारत में बहुत पसंद किए जाते थे। शहरबानो, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान ने बिल्कुल कव्वाली को जो है वो नई बुलंदियों पर पहुंचाया। और आज अजीम जितने लोग भी कव्वाल बनना चाहते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो किए बगैर वो कव्वाल नहीं बन सकते और उनके लेवल तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता मेरे ख्याल से, पहुंचा भी नहीं। फ़तेह अली खान की ना एक क्वालिटी, एक तो उनकी पिच जो थी वो तो बड़ी कमाल थी, दूसरा उनकी जो सरगम थी, उनका सरगम का अंदाज इतना फेमस है। और मैं ये देखता था कि अक्सर यूट्यूब पे भी, अभी मैं अक्सर उनकी वीडियोस देखता हूँ, जिनके लाइव कॉन्सर्ट्स उस दौर के थे वो मैं देखता हूँ, तो मैं इस बात पे हैरान होता हूँ कि जिस तरह लोग बजट में बिल्कुल जिस तरह लोग झूमते थे, और स्पेशली वो लोग कि जिनको समझ नहीं आ रही, गैर मुस्लिम्स। इवन हम वीडियोस देखते हैं, गैर मुस्लिम्स हैं और वो गोरे हैं और वो ऐसे उनकी मतलब कव्वाली के ऊपर झूम रहे हैं, उनको वर्ड्स का नहीं पता वो क्या वर्ड्स बयान कर रहे हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन वो जो जिस तरह से पढ़ा जा रहा है, जो पढ़ने का अंदाज है वो पसंद किया जा रहा था। उनकी कव्वालियाँ जो हैं वो आपको कौन कौन सी पसंद है? यार मुझे तो वो पसंद है, मेरे रश के कमर। हाँ, मुझे ये जो हल्का हल्का सरूर है, अलीदा मलानी। तो एक बहुत ही इसी निस्बत से बहुत ही खूबसूरत गेस्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े ख़ास गेस्ट हैं, वो उनसे बात करेंगे नुसरत फ़तेह अली खान के बारे में। लेकिन अभी वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद उनसे बात।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की चूँकि 75वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है और ब्रेक पर जाने से पहले उनकी हमने कुछ यादें ताज़ा की, एक रिपोर्ट की सूरत में रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर की। इसी से मुतालिक बात करते हैं। उनके भतीजे मौज़म अली ख़ान आज सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं और मौज़म भी बड़े शानदार तरीके से उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की जो लेगेसी है उसे आगे लेकर चल रहे हैं। पूरी दुनिया से इन्हें मोहब्बतें मिल रही हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान मौज़म साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि आज चूँकि खान साहब की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, तो आप ये बताएं कि इस दिन को उनकी इमीडिएट फैमिली, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो इमीडिएट फैमिली है आप समेत, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? जी, सबसे पहले अजीम भाई आपका और जो आपके साथ मैम बैठी है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सोनो टीवी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज खान साहब को याद रखा और उनकी जो 75th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सब लोग। तो और जितने भी उनके चाहने वाले जो इस दिन को मना रहे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह आपने पूछा कि इसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, तो जितने भी खान साहब के रिलेटिव हैं हर घर में खान साहब के नाम का केक जो है ना वो कट होता है और सभी जाते हैं और मिलके तो उस दिन को हम भरपूर तरीके से हम लोग मनाते हैं। अच्छा मौज़म साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि चूँकि बहुत बड़ा नाम था नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का, पूरी दुनिया में वो मकबूल थे, पूरी दुनिया उनको पसंद करती थी और लेजेंड थे वो कवाली के, तो उनका जो लाइफस्टाइल था वो कैसा था और एज एन ह्यूमन बीइंग वो कैसे थे और घर वालों के साथ उनका रवैया कैसा था, और इसके साथ कोई ऐसी स्टोरी जो आपकी उनके साथ बचपन में गुजरी हो? जी देखिए, सबसे पहले इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े लेजेंड थे, बल्कि मैं कहूँगा हैं, क्योंकि ये देखने में बहुत काम आया है कि अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी हो और इतनी शोहरत हो, नाम हो पूरी दुनिया में, और उस इंसान की लाइफ जो वो बिल्कुल सादा हो। वो बड़े मतलब वो बहुत पसंद करते थे सादगी को और खुश मिजाज थे। और बिलखुसूस ये मैं बात कहना चाहूंगा और इसमें मुझे बहुत फख्र महसूस होता है ये कहते हुए कि वो गरीब परवर थे और लोगों की हेल्प करना और इवन के अपने इर्द गिर्द चेक करना कि जिन लोगों को जरूरत है, जो मुस्तहिक हैं, उनकी मदद करना, उनके साथ मिल के चलना। और जिन लोगों के बच्चियों के ये एक पर्दा है लेकिन बताना चाहूंगा मैं कि उन्होंने जो उनके साथ थे, जो लोग बताते थे उनको आके कि ये मुस्तहिक है, इनकी बच्चियों का कुछ करना है, तो वो उनकी शादियां भी की खान साहब। मौज़म साहब ये बताइएगा कि जब आप ट्रैवल करते हैं अराउंड द वर्ल्ड और जब आप लोगों को तारुफ करवाते हैं कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के भतीजे आप, तो कैसा रिएक्शन होता है और आप खुद कैसा महसूस करते हैं? सर इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत फख्र महसूस होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा बर्डन भी है और बहुत वजन है इन कंधों पे कि इतने बड़े नाम को लेके चलना और पूरी फैमिली को जो अल्हम्दुलिल्लाह जी मौज़म साहब, और आप बखूबी तौर पर इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं सर। बहुत अच्छा, आपका भी नाम है पूरी दुनिया में। वालों की दुआएं हैं। जी जी मौज़म साहब, कोई ऐसा गाना, सॉन्ग, गज़ल या फिर कवाली जो आपको बहुत पसंद हो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की, कोई एक लाइन हम सुनना चाहेंगे प्लीज। मैं चूज करना तो बहुत मुश्किल है जी। कि उन्होंने जितना भी काम किया बेमिसाल है, उसके लिए कोई वर्ड नहीं है, कोई तारीफ हम कर नहीं सकते उस तरह से जी। लेकिन आज दिन ऐसा है कि उसको हम इस तरह से थोड़ा सा मैं गुनगुना देता हूँ। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, वाह। मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू,
मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वाह 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 क्या वाह, बात है बहुत मौसम साहब। खूबसूरत, बहुत अच्छा बहुत गाया अच्छा आपने, गाते क्या हैं आप। बात है। कोई बचपन की याद आपने Thank बतानी है जो ऐसी स्टोरी हो बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो आपको याद हो? जी, एक मैं बात जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि खान साहब बहुत सादगी को पसंद करते थे, बहुत सादा थे और हंसमुख थे, बहुत प्यारी शख्सियत और बेलौस। एक मुझे वाकया याद है कि हम लोग खान साहब के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि डायबिटीज का उनको प्रॉब्लम था और खाने के वो शौकीन थे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन अच्छा खाना बहुत शौक से खाते थे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप ये नहीं खा सकते, आप अपनी डाइट का ख्याल करें और थोड़ा सा परहेजी खाना। तो एक दिन उनका बहुत दिल चाह रहा था कि हम लोग कुछ खाएं पिएं बाहर जाके, और उन्होंने मतलब मौका देखा कि बच्चे भी मेरे साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि आओ चले बाहर। तो हम उनके साथ चले गए तबाक रेस्टोरेंट पे ना, खान साहब जी। का वो बड़ा फेवरेट था, उनका खाना बहुत लाइक करते थे वो। तो वहां पे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से खाना खाया और कोल्ड ड्रिंक भी पी उन्होंने। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मना थी उनको, और कुछ दाग लग गए कपड़ों पे खाने के भी, और वो ड्रिंक भी उनके ऊपर गिर गई। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि उनको मतलब झूठ भी नहीं बोलना आता कि झूठ किस तरह से बोला जाता है, इतने मासूम आदमी थे। खाना खाया और फिर अब घर जा रहे हैं, तो बता रहे थे हमें कि यार घर नहीं बताना, अपनी चाची को आप लोगों ने नहीं बताना कि हम कहाँ से आ रहे हैं, बस ये कह देना कि स्टूडियो में थे। हम घर चले गए, हमसे तो पूछा नहीं उन्होंने, तो खान साहब के कपड़े देखे थोड़े से गंदे थे, वो दाग लगे हुए थे। उन्होंने पूछ लिया उनसे कि ये कैसे निशान है, जैसे वो आपको पता होगा कि कोल्ड ड्रिंक के पेप्सी के निशान लग जाते हैं जी, जी, कपड़ों पे, और व्हाइट सूट पहना हुआ था उन्होंने। तो अब वो कह रहे हैं उनको वो झूठ नहीं बोलना आ रहा कि हमने खाना खाया या मैंने बोतल पी है। तो वो नहीं, ये पानी गिर गया, वो कह रही हैं कि नहीं ये पानी का तो निशान नहीं है। तो वो इस बात पे उन्होंने तकरीबन आधा घंटा बहस की अपनी वाइफ के साथ कि नहीं ये पानी ठीक। है, वो कह रही है कि नहीं पानी नहीं है, ये खाने के दाग है, आपका परहेजी खाना है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से खा के आ रहे हैं, ये क्या किया आपने? ठीक है आपको मौसम अपनी साहब, साथ माजरत में- वक्त कम है, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें वक्त दिया इस अहम दिन के हवाले से। ये छोटा सा ट्रिब्यूट था सुनो पाकिस्तान की टीम के हवाले से। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे, आपने कहीं जाना नहीं। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। दुनिया भर में हर साल अक्टूबर का महीना छाती के सरतान की आगाही के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आगाही की मुहिम जारी है। इसमें लोगों को कैंसर की मुख्तलिफ इकसाम, वजूहात, इब्तदाई इलामात, इलाज, मुआलजे और इससे बचाव के मुतालिक मालूमात और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से सेमिनार्स, वॉक्स और मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे पास स्टूडियोज़ में एक बड़े ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। उनसे जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसकी क्या तदाबीर हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए। लेकिन इस पर अभी पहले रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में छाती के सरतान से आगाही की मुहिम जारी है। अक्टूबर के पूरे महीने को इसके लिए मुख्तस करने का मकसद इनफरादी और इज्तमाई तौर पर इस मूजी मरज के असबाब को जानना और इसके सद्देबाब के लिए आवाज बुलंद करना है। वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर 2023 का स्लोगन पिंक टुगेदर स्ट्रॉन्गर फॉर एवर है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होने वाली खवातीन की शरह एशिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में हर 24 घंटे में 109 खवातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से मौत के मुंह में जाती हैं। इस वक्त मुल्क में छाती के सरतान के सालाना 90,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। छाती के सरतान के बायस साल में 40,000 से ज्यादा खवातीन जिंदगी की बाजी हार जाती हैं। जदीद तरीन तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां खवातीन में तेजी से ये मर्ज फैल रहा है और हर 9 में से एक पाकिस्तानी खातून
जिंदगी के किसी मोड़ पर इस तबाहकुन बीमारी का शिकार जरूर होती हैं। माशरती दबाव के बायस छाती के कैंसर में मुब्तला 70% खवातीन तशवीशनाक हालत में डॉक्टर से रजू करती हैं। अगर इस मरज की बरवक्त तशखीस हो जाए तो 90% जानें बचाई जा सकती हैं और इसकी शिकार खवातीन की ज़हनी सेहत पर तवज्जो इनके जिंदा रहने के इम्कानात को बढ़ा सकती है। तो जी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ CEO पिंक रिबन उमर आफ्ताब साहब मौजूद हैं। उनसे मजीद बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर, कैसे आप? जी थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया। उमर आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो सबसे बुनियादी सवाल ये कि सर अलामात क्या होती हैं ब्रेस्ट कैंसर की और इसकी तशखीस कैसे मुमकिन है? जी बिल्कुल, ये जो पूरी कैंपेन रन करने का मकसद ही ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर की जो भी अलामात हैं, ये मतलब वाहिद कैंसर है जिसकी जो अलामात हैं वो एक्सटर्नल होती हैं और वो अर्ली डायग्नोज की जा सकती हैं। अब जिस तरह छाती के कैंसर के हवाले से, यानी छाती के किसी भी हिस्से पे गिल्टी का होना या बगल के नीचे गिल्टी का होना, ये एक बेसिक उसकी सिम्टम है। और इसी तरह अगर छाती की स्किन के ऊपर किसी तरह की कोई रैशेज़ हों, कोई डिम्पलिंग हो और छाती से किसी किस्म का कोई ब्लडी डिस्चार्ज हो, तो ये बेसिक सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके हवाले से। और इसकी जो अर्ली डिटेक्शन, अच्छा फिर ये बार बार बात करने का मकसद ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर की जो अर्ली डिटेक्शन है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है सेल्फ एग्जामिनेशन। सही। यानी कि महीने में कोई एक दिन एक खातून फिक्स करे और हर माह उसी दिन अपना छाती का खुद मुआयना जो है वो करे। उससे ये होता है कि अगर किसी तरह की भी कोई चेंज होती है, कोई भी साइज़ में चेंज या कोई गिल्टी बननी शुरू होती है, तो उसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है। और फिर इसके जो बाकी जो स्टेप्स हैं उनमें ये है कि 20 साल से ऊपर की एज में ख़वातीन जो हैं वो 3 साल में एक दफ़ा क्लिनिकल एग्जामिनेशन कराएं, यानी किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से, फीमेल डॉक्टर से अपना छाती का मुआयना कराएं। और 40 साल से ऊपर की जो ख़वातीन हैं वो 2 साल में एक दफ़ा अपना मेमोग्राम कराएं। उमर आफ्ताब साहब, इसमें वल्नरेबल ग्रुप अगेन जो ज़्यादा है वो कौन सा एज ग्रुप है जो ज़्यादा वल्नरेबल है? और दूसरा कि ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ है ये, और इज़ इट क्योरेबल सर? कितनी डेंजरस है? जी अब आपने तो मतलब ये तीनों बड़े देखें। एक तो वल्नरेबल ग्रुप में ये है कि पूरी दुनिया में जो ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 55 साल है। सही। अच्छा, पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की जो एवरेज एज है वो 35 साल, यानी कि तक 20 साल पाकिस्तान में जो ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो यंगर एज में है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हैविंग सेड दिस, अब हम पिछले चंद सालों में देख रहे हैं कि यंग लड़कियां जो कि 17, 18, 19 ईयर्स की एज में भी अनफॉर्चुनेटली ब्रेस्ट कैंसर जो है वो डायग्नोज हो रहा है। अच्छा, फिर ये जो इसमें जो मतलब ये कि फैमिली हिस्ट्री के साथ जो है, ये जो मोस्टली केसेस हम देख रहे हैं पाकिस्तान में फैमिली हिस्ट्री के साथ नहीं हैं। फैमिली हिस्ट्री के साथ जो है वो रिस्क बढ़ता है। वो तकरीबन, अच्छा इसमें भी 2 चीज़ें, एक है जेनेटिक्स में जो है और एक है आपकी फैमिली हिस्ट्री। तो जो इससे रिस्क जो है तकरीबन कोई 10% रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, ख़ास तौर पे अगर आपके जो फर्स्ट मतलब जैसे कि वालदा को, नानी को, दादी को, बहन को अगर फर्स्ट रिलेशन में हो ब्रेस्ट कैंसर, तो उसमें रिस्क जो है वो तकरीबन कोई 10-12% जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन उसके लिए भी अब जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, बहुत सारी लैब्स उस पर टेस्टिंग कर रही हैं और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव जीन टेस्ट हो रहे हैं और उससे भी अब जो ये जो रिस्क है इसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि ब्रेस्ट कैंसर की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, और अगर इकसाम होती हैं इसके बारे में बताएं। दूसरा, सबसे ख़तरनाक किस्म कौन सी होती है और सर्वाइवल के हवाले से क्या है, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि इसका सर्वाइवल कम है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, इस पर जैसे कैंसर जो है एक इन्वेसिव है, एक नॉन इन्वेसिव है। कि एक ये है कि कैंसर उसी हिस्से में रहता है और एक ये है कि कैंसर जिस्म के दूसरे हिस्सों में चला जाता है। तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। फिर इसमें
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेजेस कि जैसे कि अगर बिल्कुल कैंसर अभी डेवलप हुआ है तो वो फर्स्ट स्टेज है, अगर फर्स्ट स्टेज पे पकड़ा जाए तो शायद वो बहुत मतलब सिर्फ सर्जरी से जो है वो क्योर हो जाए। फिर अगर वो सेकंड स्टेज, अच्छा थर्ड स्टेज में जनरली अनफॉर्चुनेटली वो बहुत चांसेस होते हैं कि वो बॉडी के किसी और पार्ट में भी, यानी कि अगर राइट ब्रेस्ट में था तो लेफ्ट ब्रेस्ट में ट्रेवल कर गया या कोई और किसी बॉडी पार्ट में चला गया। और फिर फोर्थ स्टेज जो है ये थोड़ी लेट स्टेज। अब हैविंग सेड दिस, देखिए हमने फोर्थ स्टेज की जो पेशेंट्स हैं उनको भी क्योर बिल्कुल वो हो जाते हैं, उनका सही ट्रीटमेंट हो तो वो भी बाद में हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार रहे होते हैं। लेकिन इस सारे में जितनी स्टेज लेट होती है उसमें देखें फिर जैसे अगर पहले सिर्फ सर्जरी से हो सकता है, फिर उसके बाद रेडिएशन भी लगवानी, मतलब शुआएँ लगवानी पड़ती हैं, कीमोथेरेपी करवानी पड़ती है। अब ये जो शुआएँ और कीमो जो है ये तकलीफ़ें हैं, मतलब काफ़ी इस मतलब ख़ास तौर पे कीमो के बहुत सारे आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ख़वातीन जो हैं उनके बाल उतरते हैं और इस तरह की बहुत सारे और मसाइल। तो और फिर ये कि कीमो जो है अनफॉर्चुनेटली अगर लेट स्टेज पे ट्रीटमेंट हो रहा हो तो कीमो के साथ ये जो पूरा ट्रीटमेंट है ये तकरीबन कोई 2 मिलियन रुपीस और इस तरह की ऑलमोस्ट कॉस्ट। उमर अफसर साहब, महंगा ट्रीटमेंट है ये। अब बात ये है कि अगर अर्ली हो जाता है और ख़वातीन अर्ली डायग्नोज कर लेती हैं इस डिजीज़ को, तो क्या सिर्फ मेडिकेशन से ही इसकी जो है वो देखिए एक तो ये जो आपने ये कहा कि जी इसमें सर्वाइवल तो अब इस वक्त 95% यानी कि अर्ली डिटेक्शन के साथ 95% सर्वाइवल है। और ये कैंपेन बार बार इस पे बात करने का मकसद ही ये है कि अर्ली डायग्नोज किया जाए। हमें जो हेल्पलाइन पे कॉल्स आती हैं उनमें ज़्यादातर ख़वातीन ये जो हैं उनको ये पता होता है कि जी एक लंप डेवलप हुआ। अच्छा ये जो लंप है इसमें क्योंकि पेन नहीं होती तो वो लोगों को एक और सवाल ऐड कर दीजिएगा, लंप के अलावा सिर्फ पेन से भी आपको हो सकता है? अगर आपको बॉडी में पेन महसूस हो रही है, आपको चेस्ट पे। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो लंप है ना ये पेनलेस होता है। इसमें पेन जो है ये बहुत लेटर स्टेज पे होती है जब ये बहुत खुदा न खास्ता एडवांस हो गया हो। तो इसीलिए क्योंकि इसमें पेन नहीं हो रही होती, एक लंप बनता है और ख़वातीन को 90% ये पता होता है कि जी एक लंप है और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहता है। तो ये जो जनरली जो लैप्स का टाइम है 3, 4, 6 महीने का, यही वो टाइम है कि अगर इस टाइम में वो पहले आ जाएं। और अच्छा फिर एक और चीज़ ये कि पहले आज से चंद साल पहले तक ख़वातीन जो हैं उनको ये बहुत ज़्यादा होता था कि जी वो पूरी छाती जो है वो रिमूव कर दी जाएगी। अभी तो अब ये है कि इतनी सर्जरी इतनी तरक्की कर गई है कि अगर अर्ली डायग्नोज हो तो जिस पार्ट में कैंसर है सिर्फ उस हिस्से को रिमूव किया जाता है और उतनी जगह को भी रिकंस्ट्रक्ट जो है वो कर दिया जाता है। और खुदा ना खास्ता अगर लेटर स्टेज पे हो और छाती रिमूव करनी पड़े तो छाती भी अब रिकंस्ट्रक्ट कर दी जाती है। अच्छा सर, इसमें मेरा जो मैं देखती हूँ अक्सर अगर हम देहाती इलाकों की बात करें तो वहाँ पर अवेयरनेस बहुत कम है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपने स्टार्ट में कहा कि ये सबसे आसान इसका काम ये है कि हर मंथ आप अपना खुद सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं। तो इसकी अवेयरनेस किसने देनी है? क्या समझते हैं कि हर शख्स को अपने तौर पर अवेयरनेस देनी है? क्योंकि वैसे तो अवेयरनेस के लिए मैंने भी रिबन लगाया है, अजीम ने भी लगाया है, आप भी रिबन लगा चुके हैं, तो इसकी अवेयरनेस मजीद कैसे हम दे सकते हैं? देखिए एक तो अगर आपने देखा हो कि हाँ हम जो मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे हैं उस पर इस वक्त रिंग टोन जो है अगर आप कॉल करें तो मैसेज आ रहा है। अब ये देखेंगे ये इसका मकसद ये था कि मोबाइल पाकिस्तान में अगर आपको देखें तो आई थिंक एवरी सेकंड पर्सन हैज़ मोबाइल, और आप जब कॉल करें तो आपको वो एटलीस्ट को 10-15 सेकंड तो वो मैसेज जो है वो सुनना पड़ता है। तो वी हैव सीन कि मैं अभी लास्ट वीक में इंटीरियर सिंध में कुछ डॉक्टर्स के साथ था तो वो बता रहे थे कि जब ये रिंगटोन चलती है तो इवन रिमोट एरियाज़ में भी, इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध में भी ख़वातीन जो हैं अब इसके लिए थोड़ा सा डॉक्टर के पास आ रही हैं। अच्छा इसमें भी जो हमने ये देखा है जी कि जो हमारे जो समाजी रवैये हैं उसमें अभी जो ग्रुप
हॉस्पिटल में थोड़ा अर्ली सिम्टम्स के साथ आ रहा है, वो हम ये देखते हैं कि थोड़ी जो यंग गर्ल्स हैं वो रिलेटिवली जो है वो थोड़ी प्रोएक्टिवली इसको जी। देखती हैं, लेकिन जो थोड़ी सी ओल्डर एज में जो ख़वातीन हैं वो अभी इस इशू को जो है वो, और जिनकी वल्नरेबिलिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि एज के साथ भी जो रिस्क है कैंसर का और ब्रेस्ट कैंसर वो का बढ़ता जा रहा है। वो उमर आफ्ताब increase कर साहब, जाता माज़रत के साथ हमारे पास वक्त थोड़ा कम है, तो मैं ये चाहूँगा कि इख्तिताम पर अगर आप पिंक रिबन की क्या काविशें हैं वो थोड़ा बताएं, और इसमें कितने एक लोग message। सर्वाइव कर चुके, और इस दिन की मुनासिबत से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आप देना चाहें। ये पिंक रिबन को आज 20 साल हो गए ये कैंपेन रन करते, और अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ऐसा इशू जिस पे बिल्कुल बात नहीं हो सकती थी, आज हम उस पर बात कर रहे हैं। बल्कि न सिर्फ पिंक रिबन अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहा है, बल्कि इसके साथ पिंक रिबन पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है, जो लाहौर में है, बड़ा सेंट्रली लोकेटेड है। ये फिरोजपुर रोड कलमा चौक पे ऑलमोस्ट है, और ये फ्री सर्विसेज अभी हमारी OPD स्टार्ट हो गई है। हमारी डायग्नोस्टिक सर्विस जो है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और बल्कि आपके देखने वालों को, मैं ख़ास तौर पे आपके देखने वालों में जो मर्द हजरात हैं उनको एड्रेस करना चाहूँगा। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपके जो घर की ख़वातीन हैं उनकी सेहत का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको, हम सब को, आपके घर में जो भी 20 साल से ऊपर की ख़वातीन हैं उनको आप एक दफ़ा ज़रूर क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके जाएं, और 40 साल से ऊपर की जो आपके घर में ख़वातीन हैं आप उनको एक दफ़ा ज़रूर मैमोग्राम करवाएं, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल है ताकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो हेल्दी लाइफ गुजार सकें। बहुत शुक्रिया आपका उमर आफ्ताब साहब, आपने वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और बड़ा ही अहम मौजू ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आज चूँकि अवेयरनेस का दिन भी हम मना रहे हैं, तो आई होप कि जो हमारे नाजरीन हैं उन तक जो इन्फॉर्मेटिव ये सारी डिटेल है वो पहुंची होगी। सेल्फ एग्जामिन जरूर करें महीने जरूर में एक करें जी। दफा। तो जी हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इंपॉर्टेंट स्टोरीज, कहानियां आपके साथ शेयर करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। अब बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। तो 2 पाकिस्तानी टेलीकॉम कंपनियों ने हाल ही में 5G नेटवर्क्स की टेस्टिंग शुरू कर दी है। 5th जनरेशन 3 बड़ी तब्दीलियां लाएगी। पहले तो इससे कि इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, जिससे ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग और जो मुश्तरका तौर पर काम करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो कंपनियां हैं उनका ये बताना है कि जो एनिमेटेड हैं काम, वो बड़ी जिद्दत इख्तियार कर जाएगा। इसके अलावा इंटरनेट डिवाइस है, उसे जो है पैगाम रसानी का काम वो बड़ा आसान हो जाएगा, और 5G नेटवर्क्स की बदौलत ये जो फासला है सिमट के बहुत कम रह जाएगा, जिसकी वजह से सर्जन्स जो हैं वो दूर दराज इलाकों में बैठकर ऐसे ही सर्जरी कर सकेंगे जैसे वो खुद वहाँ पर मौजूद हैं, और वर्चुअल रियलिटी के जरिए पर जो स्पोर्ट्स हैं वो खेली जा सकेंगी। इसी तरह जो दीगर कई काम हैं वो सर अंजाम दिए जा सकेंगे बड़ी स्पीड के साथ। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जो है वो इस हद तक जा रही है कि इंसान की जिंदगियां आसान भी होने वाली है और हैरान कुन भी होने वाली और है। आप अपने जो आपका फेवरेट डॉक्टर है आप कहीं पर भी बैठ के उससे ऑपरेशन करवा सकते हैं, वैसे सर्जरी ये करवा सकते देखना हैं। पड़ेगा कि ये किस तरह से मुमकिन होगा। मेरे ख्याल से रोबोट्स जो हैं उसके जरिए ऑपरेट किया जाएगा कि कहीं दूर दराज बैठकर वहां से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगे किसी स्पेसिफिक मशीन को, और वो मेरे ख्याल से आई वहां थिंक पर मशीन को हमने देखा है, 1-2 इससे तजुर्बा भी किया गया है कि किसी और मुल्क में बैठ के कहीं और सर्जरी की गई और वो मशीन की मदद से की गई। वो वहाँ बैठकर मशीन को ऑपरेट कर रहे थे और मशीन आगे से उसको यूज़ कर रहे थे अच्छी तरीके से। अच्छा, पैगाम रसानी भी बड़ी आसान हो जाएगी कि रियलिटी जो रियलिटी की बात हुई है, वर्चुअल रियलिटी उसमें हमने देखा है कि रिपोर्टर्स तो अक्सर हम लेते रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग अपने न्यूज़ में कई बार जो है वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें और सोफिस्टिकेशन आएगी, ये और स्मार्ट हो जाएगा। और आगे बढ़ता जा रहा है, दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, टेक्नोलॉजी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। वीडियो गेम्स में बड़ी कमाल किस्म की जिद्दत आएगी, और इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं। अब तो एक वर्चुअल रियलिटी इतनी कमाल किस्म की जिद्दत इख्तियार करती जा रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक पूरी दुनिया वर्चुअल रियलिटी में ही कायम की जा रही है कि लोग जो हैं वो वहाँ पर मुझे तो लगता है शादियां भी ऐसे वर्चुअल रियलिटी
जैसे कुछ लोगों के पेपर्स का इशू होता है ना, पेपर्स नहीं बन पाते और वो बहुत साल इंतजार करना पड़ता है। एक लाइफ पार्टनर बाहर के मुल्क है और एक यहाँ पे, एक पाकिस्तान में है या किसी भी मुल्क में है, तो वर्चुअल रियलिटी पर लेकर वो आपस में शादी कर सकेंगे। आई थिंक ऐसा होगा, अगर ये हो सकता है, अगर हम सर्जरी करवा सकते हैं और दूसरे काम हो सकते हैं। दूसरा इसमें बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि स्पीड जो है वो मंजिलों में इस तरह से होगी जैसे ऐसा लगेगा बिल्कुल आप पास ही बैठे हुए हैं। और दूसरा ये कि एडिटिंग जो है वो बहुत अच्छी कर सकेंगे, आप बहुत जल्दी कर सकेंगे। अच्छा, ये तो होगी टेक्नोलॉजी की खबर। अब कुछ बात मैं करती हूँ एक दिलचस्प खबर के बारे में। माहिरीन आसार कदीमा ने 2000 साल पुरानी खवातीन की मेकअप की दुकान दरियाफ्त करने का दावा किया है। वाह वाह। जिसमें ये चहमगुइयां की जा रही हैं कि क्या खवातीन 2000 साल पहले भी मेकअप करती थी। 2000 साल पुरानी ये दुकान रोमी दौर में अहम सियासी और इक्तसादी मरकज समझे जाने वाले शहर एज़ोनॉय में दरियाफ्त की गई है और जो अब जदीद दौर में मगरबी तुर्की का हिस्सा है। इस दुकान में से जो नवादरात दरियाफ्त किए गए हैं उनमें परफ्यूम हैं, कंटेनर्स हैं, मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आई शेडोज़ हैं, ब्लश ऑन है। वाह, उस वक्त भी मेकअप करती थी। और ख्याल के ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये कॉस्मेटिक 2000 साल पुराने और 2000 साल पहले रोमी ख़वातीन इस्तेमाल किया करती थी। दरियाफ्त की गई मेकअप की दुकान के अंदर एक ख़ास और दिलचस्प दरियाफ्त सीपीओ की गई है, जिसे ये बताया गया है कि ख़वातीन बतौर मेकअप जो यूज़ करती थी उसको कंटेनर के तौर पर यूज़ करती थी, सीपीओ को, उसके अंदर मेकअप होता था। और कुछ मोती जो हैं, बड़े ख़ास किस्म के मोती दरियाफ्त हुए हैं उस दुकान से। अच्छा, यानी कि मर्दों को जो धोखा देने का सिलसिला है ख़वातीन 2000 साल पहले से शुरू हुआ। और इसमें ये बताया गया है कि जो ब्लश ऑन था, ब्लश ऑन जो यूज़ करते, आई शेडो यूज़ की जाती थी, ये उसमें रखी जाती थी। और सारे कदीमा के माहिरीन ने शहर के अंदर एक और दुकान भी दरियाफ्त की है, जिससे मुतालिक ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ मुबैना तौर पर जेवरात और कॉस्मेटिक मसनूआत फ़रोख्त किए जाते थे। माहिरीन आसार कदीमा को इस दुकान से इन अशिया के साथ साथ हार और बालों के लिए मुख्तलिफ मोतियों की माला भी मिली है। वैसे शहर बानो, मेरा एक सवाल है आपसे, ये बताएं कि इतनी मेकअप की जरूरत क्यों पड़ती है ख़वातीन? देखिए, ख़वातीन को बनाओ श्रृंगार के लिए बनाया गया है, वो अपने आप को सजाएं, वो बहुत खूबसूरत लोगों को सजाया जाता है ना। नहीं, अपनी कुदरती खूबसूरती के ऊपर कोई भरोसा मर्द भी तो वैसे आजकल सारे मेकअप करते हैं, छोड़ दें आप, कोई मेकअप नहीं करता, नेचुरल ब्यूटी। नहीं, पैडी हम देखते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं, मेकअप करके ही बैठते हैं सारे मर्द भी। लेकिन ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली ये है कि वो थोड़ा अपने आप श्रृंगार में खुश होती हैं। और मुझे अच्छी बात ये लगी कि जो दूसरी जो शॉप सामने आई है उसमें हेयर स्टाइल के बारे में भी बड़ी वर्सटैलिटी है कि मोती जो हैं वो बालों में लगाती थी और वो सामने आई है। बड़ी बात है कि 2000 साल पहले का ये सिलसिला जारी है और आई डोंट नो कि इससे पहले का भी हो शायद। हाँ, लेकिन ये तो बात है कि 2000 साल पहले भी जो है जनाब मेकअप किया जाता था। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और शहर बानो ने बड़ी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ पहुंचाई है, मेरे लिए भी हैरान कुन और था। आप देखिए कितने क्रिएटिव लोग थे कि उनके पास उस वक्त इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं थी जिसमें वो ब्लश ऑन्स रख सकें, आई शेडोज़ रख सकें कंटेनर के तौर पर। वो कहते हैं ज़रूरत कंटेनर बनाया गया। वाह, ज़रूरत इजाद की मां है ना। वो जब आपको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की तो फिर आप कोई ना कोई चीज़ तो इजाद कर ही लेते हैं। तो वैसे मैं ये पूछता हूँ अक्सर, या मेरे क्यूरियोसिटी है कि जो सादा चेहरा है, मतलब अल्लाह ताला ने वैसे भी बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, जो इंसान की नेचुरल ब्यूटी होती है, तो जब मेकअप करने की आदत पड़ जाती है ख़वातीन को, आप अपने आप को ज़हन में रख के सोचें तो जब वो मेकअप रिमूव करती हैं, हाँ, तो ज़्यादा प्यारी, तो फिर भी अपना आप उतना ही खूबसूरत लगता है। हाँ, बिल्कुल अपना आप उतना ही खूबसूरत लगता है। बट देखिए, रोज़ एक तरह से रहना और डिफरेंट तरीके से तैयार होना किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, किसी स्पेशल इवेंट के लिए, वो अलग बात है। और ख़वातीन शुरू से ही अपना ख्याल रखती हैं और अपनी खूबसूरती का ख्याल रखती हैं, रखना चाहिए यार, ताकि वो खुद, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को दिखाने के लिए खुश होते हैं, आप अपने लिए खुश होते हैं, आप अपने लिए तैयार होकर खुश होते हैं, आप अपनी शक्ल देके खुश होते हैं, अच्छा लिबास पहन के आप खुश होते हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से सजना संवरना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। नहाना धोना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, आपको खुश शक्ल दिखना चाहिए, आपको अच्छा दिखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है तमाम चीज़ें। तो जी, यहाँ पर हम शामिल करेंगे ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक और बड़े ही अहम, बड़े खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बड़ी मजे की गप लगने वाली है। तो आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। खुशामदीद। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कराटे और मार्शल आर्ट की। तो ये सिर्फ लड़ाई का आर्ट नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का एक रास्ता है, जिससे जिस्मानी मजबूती के साथ साथ जहनी सेहत में भी बेहतरी आती है। और मार्शल आर्ट का फ़न सीखने वाले ना सिर्फ खुद एतमाद होते हैं, बल्कि
ये अपने दिफा को भी कर सकते हैं और मज़ीद मजबूत बना सकते हैं, भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यही वजह है कि आलमी सतह पर बतौर खेल इसे काफ़ी पज़राई मिल रही है। पाकिस्तान में भी कराटे मार्शल आर्ट ना सिर्फ बच्चों में बल्कि नौजवानों में भी तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। इसे खेलों की सरगर्मी के साथ साथ सेल्फ डिफेंस का काम भी अहम समझा जाता है और ये अहम ज़रिया है। अगर आपको याद जाता है तो आप सेल्फ डिफेंस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्शल आर्ट का फ़न सीख कर आजकल के मुश्किल माशरती हालात का मुकाबला कर सकते हैं आप, जिनसे हिरासगी, अगवा और तावान जैसी वारदातों से ना सिर्फ खुद को बचा सकते हैं बल्कि दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। वाजिबा, इसीलिए हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान, ऐसी खुसूसी शख्सियत मौजूद हैं, उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताया जाए तो मार्शल आर्ट्स में करियर इनका 56 बरसों पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ आलमी मुकाबलों में 100 से जायद तलाई तमगे जीत चुके हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 54 फाइट्स खेली हैं और सारी जीती हैं। 38 कराटे मुकाबले, 4 यूरोपीय चैंपियनशिप्स भी अपने नाम कर चुके हैं। इन्हें यूके मार्शल आर्ट की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और इनकी अहलिया और बच्चे भी मार्शल आर्ट्स में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। आजकल वो बरतानिया में मुख्तलिफ तालीमी इदारों में नौजवानों को कराटे मार्शल आर्ट्स की तालीम देने में मसरूफ़ हैं। तो वो शख्सियत वर्ल्ड कराटे चैंपियन निसार स्माइलर आज हमारे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। निसार साहब, सबसे पहले तो मेरा सबसे पहला सवाल ये कि आपका नाम बड़ा यूनिक है, निसार स्माइलर। इसके पीछे क्या राज है, जरा ये तो बताएं। इसके पीछे मुस्कुराने का राज है। वाह वाह वाह, स्माइल बहुत करते थे। स्माइल करते हुए आप कराटे मार्शल आर्ट सिखाते थे या खेलते थे? जी, मैं तो कहता हूँ कि बस कीप स्माइलिंग फॉर स्माइलर। क्या बात है, दैट्स गुड। निसार साहब, आपने वैसे जब हम ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि सिर्फ कराटे ही नहीं बल्कि आपने शायद ही कोई शोबा ऐसा छोड़ा है कि जिसमें आपने कोई काम नहीं किया। आप प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, आपने एंकरिंग भी की है और मुतअद्दिद आपने काम किए, लेकिन जो आपकी वजह शोहरत बना, जो आपकी पहचान बना, एक्चुअली में वो कराटे और स्पेसिफिकली मार्शल आर्ट्स हैं। तो अपने करियर के बारे में बताएं, कब आपने सोचा कि जी कराटे मुझे जो है स्टार्ट करना है? कराटे दरअसल मैं 1967 में यहाँ से चला गया था, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से। तो वहाँ जाकर छोटे सा उम्र में था, वालिदैन के साथ गया था, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ। सही। तो हम लोग जब गए वहाँ पर तो घर के सामने एक कराटे क्लब था, यूथ सेंटर जिसे बोलते हैं। यहाँ तो यूथ सेंटर नहीं होते, वो इंग्लैंड में हर इलाके के अंदर हर यूथ सेंटर होते हैं। सही। तो मैं वहाँ गया खेलने के लिए। वाले साहब ने कहा चलो यहाँ छोटी सी उम्र है, तुम यहाँ खेला करो आकर। मैंने देखा तो लोग कराटे कर रहे हैं। मैंने पूछा ये क्या चीज़ है, स्लीपिंग सूट पहने हुए हैं। तो मुझे तो ये नहीं पता था कि कराटे क्या चीज़ होती है। तो कहने लगा ये कराटे है। मैंने कहा वो क्या होता है? कहता है आओ हम दिखाते हैं ऊपर आपको। ऊपर लेके तो वो एक बंदा 5-5 से लड़ रहा था, 6-6 से लड़ रहा था। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हमने हॉकी शुरू की हुई थी वहाँ पर, फुटबॉल भी शुरू की थी, वॉलीबॉल, यानी कि सारी गेमें होती थी वहाँ पर। तो मैंने फिर वहाँ से टेक शुरू किया। वहाँ से आपने करियर आप इस बात से इम्प्रेस हो गए कि एक शख्स जो है वो 4-5 लोगों को टैकल कर रहा है। जी हाँ, तो मुझे ये अच्छा लगा कि लड़ते हैं। देखो स्कूल में जिस तरह बच्चे लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो गैंग बना लेते हैं। तो मैंने कहा जब एक बंदा 5-6 से लड़ रहा है तो हमें गैंग बनाने की क्या ज़रूरत है? निसार साहब, एक आम आदमी अगर इसकी तरबियत हासिल करना चाहता है, सीखना चाहता है, तो कितना वक्त लगता है उसको मार्शल आर्ट के लिए? पाकिस्तान के लिए तो बस अब मैं क्या बताऊँ, कुछ कह नहीं सकता मैं इस चीज़ के बारे में। ये हर शख्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन जो है कितना। लेकिन अगर कोई बहुत शौक रखता है तो उसके लिए, और वो इसके बारे में पैशनेट है। देखिए यहाँ पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती यहाँ बिल्कुल भी। गरीब बच्चा जो वो आगे आना चाहता है उसको सपोर्ट नहीं मिलती कुछ भी, तो वो कैसे आगे आएगा? इंग्लैंड के अंदर ये है कि यूथ सेंटर खोले हुए सबके लिए गवर्नमेंट ने, तो वहाँ कोई किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में हर चीज़ है। जी जी जी। बल्कि वो सपोर्ट करते हैं। अगर आप अच्छे लड़ रहे हैं तो फाइटर हैं तो आपके पैसे भी वो पे करेंगे, आपके ट्रांसपोर्ट के भी पैसे देंगे, आपकी फ़ीस भी देंगे, आपको इंटर फीस भी देंगे, यानी कि सब कुछ वहाँ सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए वहाँ का बच्चा ज़्यादा निकलता है। निसार साहब, वैसे ये कितना मुफीद है कराटे सीखना, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ स्टाइल हैं इसमें जो अपनाए जाते हैं। जैसे चाइना में कुंग फू फेमस है, कोरियन स्टाइल में आप ही बता रहे थे कि वो ताइक्वांडो आ जाता है, और जो ये कराटे में ये जापानीज फॉर्म है मार्शल आर्ट्स जो है। तो आपने मार्शल आर्ट्स ही को क्यों ऑप्ट किया, और फिर क्या आप जापान भी गए? तो वो अगर गए तो वो कैसा आपका दौर था? टीचर कौन थे इसमें? मेरे पीछे मेरे वालिदैन थे। वैसे टीचर किसने सिखाया आपको? टीचर मेरा जो थे वो थे टोनी ड्यूक, इंग्लैंड के अंदर, जिनके साथ मैंने सीखा। उनके साथ फिर मैं फाइट कर रहा था वेम्बल्डन में, लंदन के अंदर। ये 74 की बात है। तो वो इंग्लैंड चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें मैं जीत गया था। तो वो मेरे पास आया, आके कहने लगे मैं
जापान से आया हूँ और मैं आपको इनविटेशन देता हूँ कि आप जापान में आए तो मैं आपको अच्छा यानी कि और फाइटर अच्छा बना दूंगा। मैं आप बहुत अच्छे फाइटर है लेकिन और अच्छे बना दूंगा। बहुत छोटा था उस वक्त तो, लेकिन मैंने कहा इग्नोर कर दिया। मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है, मैं खुद फाइटर हूँ, इतने तो कॉम्पिटिशन मुझे क्या जरूरत है। फिर एक दिन लेटर आ गया मेरे घर, तो वो कहने लगे कि आप आए, हम टिकट आपकी बुक की हुई है तो आप जापान आए। तो वालिद साहब कहने लगे जाओ। वाह, कहाँ से आपका? मैंने कहा मैं कैसे जाऊँगा अकेला, कभी देखा ही नहीं जहाज में उस वक्त बैठकर। आपकी एज क्या थी? उस वक्त 11 साल की थी। अच्छा, 11 साल। तो बहुत छोटे बस थे आप। फिर चल शुरू हो गया। फिर मुझे जाना पड़ा। तो जिस वक्त मैं गया हूँ वहाँ पर 1 हफ्ते मैंने ट्रेनिंग की है उनके साथ। तो मैं रात के वक्त हम साथ सोते थे ज़मीन पर, वो गद्दे बिछाकर। उनकी वालदा सोती थी, फिर वो सोते थे, फिर मैं इधर, 3 होते थे हम। मैं रो रहा था हिचकियों के साथ। तो कल उठे, कह लगा कि चिकन बॉय क्यों रो रहे हो आप? मुझे चिकन बॉय कहते हैं। चिकन बॉय? हाँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं खाता था, सिर्फ चिकन ही खाता था। मुझे पता चिकन हलाल है इसलिए। मुझे नहीं पता हलाल हराम क्या चीज़ है उस वक्त, उस उम्र में। तो मैंने कहा चिकन तो हलाल ही, तो मैंने कहा चिकन ही खाना। चिकन खाएं। तो वहाँ काफ़ी चीज़ें खाते हैं ना, चीज़ें लोग। हाँ जी। तो मैंने कहा मैं सिर्फ चिकन ही खाऊंगा। तो उसको उन्होंने चिकन बॉय रख दिया था मेरा नाम। तो मुझे कहा चिकन बॉय तुम क्यों रो रहे हो? मैं कहा मैंने वापस जाना इंग्लैंड, मैंने नहीं ठहरना, मेरे से नहीं ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती, 10-10 घंटे रोजाना ट्रेनिंग में, हम तो 2-3 घंटे करते रहे। कहने लगा 1 हफ्ते के बाद आप चले जाना, 1 हफ्ता हमें दे दे। 1 हफ्ता मैंने दिया उनको। तो फिर उसके बाद मुझे कहने लगा आप जाना तो चले जाओ, ये पासपोर्ट आपका। मैं कहने अब तो नहीं जाना, मैं यूज टू हो गया हूँ। हाँ जी, अब तो आदत हो गई। हाँ, तो फिर एक कंपटीशन और था 1975 में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो मेरी सीट बुक हो गई थी 1 हफ्ते पहले की। तो वो कहने लगे कि अगर 1 हफ्ते और रुक जाओ। तो मैंने कहा भी मेरे पास तो जो टिकट है वो इस तारीख का है। तो कहने लगे कि हम टिकट आगे करवा देते। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान की अगर बात की जाए, आपने तो माशाल्लाह से बड़ा नाम कमाया और बड़े एक्सपीरियंसेस हासिल किए। पाकिस्तान में भी बहुत सा टैलेंट है जो चाहता है कि मार्शल आर्ट में आगे जाए, जी। लेकिन अगर उनको स्कूलिंग की बात की जाए तो वो नहीं मिल रही। उनको एक अच्छा कोच नहीं मिल रहा, ऐसा टीचर नहीं मिल रहा जो उनको उस शौक को पूरा करवा सके। क्या समझते हैं किन इकदामात की ज़्यादा ज़रूरत है? देखो, खुद जो ट्रेनर है वहाँ, यहाँ पर मैंने जो नोटिस किया है, वो खुद फाइटर नहीं है। वो क्या किसी को फाइटर बनाएंगे? बहुत से कॉलेज यहाँ पर क्लब में है, जिस तरह अब यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं आसिफ साहब, ये लाहौर के अंदर ही है। उनका अपना क्लब चल रहा है, छोटा सा मैंने सेटअप देखा कल, बच्चे को लड़ते देखा, बहुत अच्छा लड़ रहे थे लड़के, बच्चियाँ भी लड़ रही थी जी। तो मुझे अच्छा लगा कि यानी कि यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है, लेकिन सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और ऐसी कोई क्विकली कोई ऐसी बात जो आप चाहते हैं कि होनी चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि सपोर्ट होनी चाहिए गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो बच्चे चलेंगे आगे, वरना कोई अफोर्ड नहीं करता। एक तो महंगाई इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो गई है हर चीज़ की। जी बिल्कुल, अब गवर्नमेंट को चाहिए जी कि वो तवज्जो दे इस स्पोर्ट की तरफ, और बड़ा ही फ़ायदेमंद स्पोर्ट है। जो लोग खेलना चाहते हैं, जो अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, उनकी सरपरस्ती की जाए। बहुत शुक्रिया निसार साहब, आपने अपना खुसूसी वक्त निकाला और बड़ी ही जो है सेरासिल गुफ्तगू की। बाकी नाजरीन, आपने भी सेगमेंट को एंजॉय किया। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं और उनको मौके दें। तो हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के टैलेंट को सामने लेके आएँ, ट्रिब्यूट पेश करें और ऐसी बातों को बताएं कि जो बेहतरी ला सकें। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल हम हाजिर होंगे इंशाल्लाह नई स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हों, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।